नमस्कार। अब हम चर्चा करेंगे अनुवाद मूल्यांकन भाग 2 पर। इस चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे अनुवाद मूल्यांकन के आधार, जिसके अंतर्गत हम क्लोज परीक्षण यानी क्लोज इवैल्यूएशन, बोधन, सस्वर पाठन और उत्तम अनुवाद से तुलना, इन 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो अनुवाद मूल्यांकन के 4 महत्वपूर्ण आधार हैं। इस मॉड्यूल को देखने के बाद आप जान सकेंगे कि अनुवाद मूल्यांकन के मुख्य आधार कौन कौन से हैं, अनुवाद मूल्यांकन के विभिन्न आधारों की उपयोगिता क्या है, अनुवाद मूल्यांकन के इन विभिन्न आधारों की सीमाएं क्या क्या हैं और अनुवाद मूल्यांकन के ये विभिन्न आधार किस प्रकार एक बेहतर पाठ निर्माण में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इस विषय को हमने 3 सत्रों में यानी 3 मॉड्यूल में विभाजित किया है। पहले मॉड्यूल यानी अनुवाद मूल्यांकन भाग 1 में हमने चर्चा की थी अनुवाद मूल्यांकन का अर्थ, अनुवाद मूल्यांकन संबंधी विभिन्न संकल्पनाएं और अनुवाद मूल्यांकन की पद्धतियाँ। इस दूसरे सत्र में यानी अनुवाद मूल्यांकन 2 में हम चर्चा करेंगे अनुवाद मूल्यांकन के आधारों पर। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे अनुवाद मूल्यांकन का अर्थ। अनुवाद मूल्यांकन यानी मूल्यांकन शब्द मूल्य जमा अंकन से निर्मित समस्त पद है, जिसका कोशगत अर्थ है किसी वस्तु की उपयोगिता, गुण, महत्व आदि का होने वाला अंकन। पुनरीक्षण और मूल्यांकन दोनों ही अनुवाद के बाद की प्रक्रियाएं हैं और दोनों में ही अनुवाद की जाँच की जाती है। पुनरीक्षण में जहाँ जांच के साथ सुधार, संशोधन और संपादन भी किया जाता है, वहीं मूल्यांकन में केवल जांच की जाती है। जांच के बाद अनुवाद की गुणवत्ता, उसकी उपलब्धियों एवं अनुपलब्धियों पर टिप्पणी की जाती है। अनुवाद मूल्यांकन के आधार। अनुवाद अध्ययन का मुद्दा एक बड़ा ही जटिल, विवादास्पद तथा संवेदनशील मुद्दा है और हमने पहले सत्र में चर्चा की थी कि जो अनुवाद मूल्यांकन की जो पद्धतियाँ हैं वे किस तरह अपने आप में उनकी अपनी सीमाएं हैं। तो इस स्तर पर हम देखते हैं कि अनुवाद मूल्यांकन का जो कार्य है वो अपने आप में बेहद विवादास्पद और जटिल प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत अलग अलग तरीके से न केवल अनुवाद का मूल्यांकन किया जाता है, कई बार हम ये देखते हैं कि अनुवाद मूल्यांकन की जो विभिन्न पद्धतियाँ हैं वे किस प्रकार किसी खास पाठ में जाके असफल या एक तरह से व्यर्थ सिद्ध हो जाती हैं। अभी तक किसी ऐसे सुनिश्चित एवं संपुष्ट आधार की खोज अंतिम रूप से नहीं हो पाई है जिसके प्रयोग से असंदिग्ध रूप से किसी अनुवाद का मूल्यांकन किया जा सके। तथापि यहाँ कुछ विद्वानों द्वारा वर्णित आधार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। नायडा और टेबर ने अनुवाद मूल्यांकन के 3 आधार बताए हैं। पहला है संदेश का सहज संप्रेषण, यानी जो हमने अनुवाद मूल्यांकन पाठ 1 भाग 1 के अंत में जिस पर हमने पढ़ा था कि नायडा और टेबर किस प्रकार संदेश का सहज संप्रेषण, पठनीयता द्वारा बोधन और अनुवाद की पर्याप्तता से पाठक की अभिरुचि यानी पाठक की जो अनुक्रिया है, पाठक का रिस्पॉन्स है, उस संदर्भ में नायडा ने इसे अपनी तरीके से विश्लेषित करने का प्रयास किया है। ये आधार अच्छे अनुवाद की बात तो करते हैं किंतु मूल्यांकन द्वारा अच्छे बुरे अनुवाद में स्पष्ट भेद नहीं कर पाते, क्योंकि इन आधारों में वैज्ञानिकता और वस्तुनिष्ठता नहीं मिलते। इन तीनों आधारों का जिनका जिक्र नायडा ने किया है अनुवाद पद्धति के तहत या अनुवाद मूल्यांकन के आधारों के आधार पर, ये अपने आप में बहुत हद तक कहा जा सकता है कि पाठ की जांच तो करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ये भी सफल नहीं है, क्योंकि जो अनुवाद मूल्यांकन की जो पद्धति है उसमें इन तीनों के बाद भी कहीं ना कहीं या अनुवाद मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं कुछ अधूरापन छूट जाता है, क्योंकि वैज्ञानिकता या वस्तुनिष्ठता या जिसे कहा जाए कि बहुत सुस्पष्टता इसके अंतर्गत हमें देखने को नहीं मिलती। अनुवाद मूल्यांकन के जो विभिन्न आधार हैं, इन दोनों विद्वानों ने अनुवाद मूल्यांकन के जो निम्नलिखित आधार प्रस्तावित किए हैं उसमें इन्होंने ये 4 प्रकार या 4 आधार सुझाए हैं, जिसमें है पहला क्लोज परीक्षण, दूसरा है बोधन, तीसरा है सस्वर पाठन और चौथा है उत्तम अनुवाद से तुलना। तो ये 4 प्रकार बताए गए हैं जिसके आधार पर अनुवाद के मूल्यांकन को जांचा जा सकता है या अनुवाद का मूल्यांकन किया जा सकता है, लेकिन इनकी अपनी कुछ सीमाएं हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले क्लोज परीक्षण। अनुवाद मूल्यांकन के आधार के रूप में इसका प्रयोग 1953 से ही टेबर ने करना आरंभ किया था। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान क्लोजर सिद्धांत के अनुसार यदि इसमें एक निश्चित संख्या के बाद जैसे 5वें, 7वें, 9वें आदि शब्दों को अनुदित पाठ से निकाल कर पाठक को दे दिया जाए और उनसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कहा जाए, तब जब पाठक उसको एक तरह से कनेक्ट करके जब उसके रिक्त स्थानों को भर लेते हैं तो उसका मतलब एक तरह से क्लोज परीक्षण के अंतर्गत माना जाता है कि अनुवाद जो था वो सही अनुवाद था। पाठक उस रिक्त स्थान पर जिस शब्द को उपयुक्त एवं सटीक समझते हैं उसकी पूर्ति कर देते हैं। इसके बाद पूर्ति से मिलान करके देखा जाता है कि पाठक के अनुमान कितने सही हैं। इस परीक्षण के पीछे दार्शनिक आधार ये है कि यदि पाठक को संपूर्णता का आभास है तो वह उसमें पाई जाने वाली रिक्तियों को यथासंभव समीपस्थ
शब्दों द्वारा स्वतः ही भर लेंगे। परंतु एक अच्छी मूल्यांकन पद्धति होने के बावजूद रिक्त स्थानों की पूर्ति करते समय सही विकल्पों के चयन के अभाव तथा पाठक के मूल पाठ से संपर्क न होने के कारण ये मूल्यांकन एक पक्षीय रह जाता है। तो ये जो क्लोज परीक्षण जिसकी की चर्चा नायडा और टेबर ने की, जिसके अंतर्गत वे क्लोज परीक्षण के माध्यम से जो युक्ति सुझाते हैं कि कुछ शब्दों को एक दूसरे से निकाल दिया जाए, किसी भी क्रम में 2-4 शब्दों को आगे पीछे से निकाल दिया जाए और उसे पढ़कर यदि पाठक मूल पाठ तक पहुंच जाए, यानी कि वो उसकी संकल्पना तक पहुंच जाए या उसके नज़दीक क्लोजेस्ट मीनिंग तक पहुंच जाए, तो इसका मतलब है अनुवाद एक सफल अनुवाद था। लेकिन ये बहुत वैज्ञानिक पद्धति नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत भी रिक्त स्थानों यदि अनुवादक को मूल पाठ का ठीक से ज्ञान नहीं है या वो सही शब्दों को चयन नहीं कर पाते हैं तो पाठ में विचलन हो जाता है। तो ये भी कुछ हद तक एक कहा जा सकता है, कुछ संदर्भों में क्लोज परीक्षण की जो ये जो पद्धति है या आधार है ये सफल हो सकता है, लेकिन सभी तरह के पाठों में ये एक बहुत स्टैंडर्ड पद्धति या स्टैंडर्ड आधार नहीं है। दूसरा है बोधन परीक्षण यानी कॉम्प्रीहेंशन, पाठ को पढ़कर पाठ के अर्थ को ग्रहण करके उसका मूल्यांकन करना। बोधन परीक्षण के अंतर्गत किसी अनुदित पाठ पर आधारित ऐसे प्रश्न बनाए जाते थे जिससे उसमें निहित सूचना तत्वों की पकड़ का आकलन हो सके। यदि मूल पाठ में प्रयुक्त सामाजिक, सांस्कृतिक और सौंदर्यवर्धक तथ्यों का अनुदित पाठ के माध्यम से बोध सहज रूप से होता है तो उसे अच्छा अनुवाद माना जाता है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि प्रश्नकर्ता कौन है तथा क्या वे लक्षित पाठ का सही आशय जान पाया है या नहीं। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत भी हम देखते हैं कि बोधन के माध्यम से किस प्रकार ये जो पाठक है उससे अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ जाती है कि वे सही तरीके से उसका पाठ को समझ पाए हैं या नहीं। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत जहाँ ये कहा जा रहा है कि इसमें निहित सूचना तत्वों की पकड़ का आकलन किया जा सके, यदि मूल पाठ में प्रयुक्त सामाजिक, सांस्कृतिक और सौंदर्यवर्धक तत्वों को अनुदित पाठ के माध्यम से बोध सहज रूप से होता है तो उसे अच्छा अनुवाद माना जाता है। तो ये तरह जो दो पाठ के जो कंपैरिजन की जो एक प्रक्रिया होनी चाहिए या जिसके अंतर्गत दोनों पाठों को आमने सामने रख के मूल पाठ, अनुदित पाठ का रखकर उसका जब मूल्यांकन किया जाए उस संदर्भ में हम देखते हैं तो ये बहुत सार्थक नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण जो परीक्षण का जो आधार है बहुत प्रैक्टिकल या बहुत व्यवहारिक नहीं लगता। तीसरा है सस्वर पाठन अथवा वाचन परीक्षण, यानी पढ़कर पाठ को उसकी संप्रेषणीयता, उसके फ्लो यानी कि उसकी प्रवाहमयता की जांच करना। तो इसके अंतर्गत पाठ की उपयुक्तता एवं संपूर्णता का यह आधार प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के सस्वर पाठन जैसा ही है। नायडा और टेबर ने किसी अनुदित पाठ के सस्वर पाठन अथवा वाचन को भी एक आवश्यक आधार माना है, क्योंकि इसमें 3-4 लोगों द्वारा से अनुवाद का सस्वर वाचन करने के लिए कहा जाता है और ये देखा जाता है कि वाचन करते समय वाचनकर्ता कहाँ भटकते हैं, हिचकते हैं या त्रुटियाँ करते हैं। इससे भाषा की लय और संप्रेषणीयता अधिक सहज हो सकती है। इसमें पाठ का सस्वर पाठ, तत्पश्चात उसमें निहित संदेश का संवाहन तथा उच्च स्वर से पाठन वास्तव में अनुदित पाठ को संप्रेषणीयता हेतु परखने के चरण है। ये कहा जा सकता है कि ये जो पद्धति है सस्वर पाठन, जिसके माध्यम से पाठ को पढ़ के उसका उच्चारण करके और कई बार जब हम किसी पाठ को पढ़ रहे होते हैं, खासतौर पर यदि अनुदित पाठ के संदर्भ में हम जब बात करें, तो अगर वो पाठ पढ़ते हुए जिसमें कोई अड़चन नहीं आ रही है या अनुवादक या पाठक उसमें अटक नहीं रहे हैं, भाव कहीं अधूरा नहीं छूट जा रहा है, तो ये संप्रेषणीयता की दृष्टि से हम देख सकते हैं कि वे पाठ संप्रेषणीय है। पर ये जो पद्धति है या जो अनुवाद का ये मूल्यांकन का जो ये आधार है, ये अनुवाद की गुणवत्ता की जांच करने के लिए यानी तथ्यगत गुणवत्ता की जांच करने के लिए बहुत सफल पद्धति या सफल आधार नहीं है, क्योंकि जब संप्रेषणीयता की दृष्टि से या लयबद्धता की दृष्टि से या सस्वर पाठन की दृष्टि से हो सकता है कि पाठ एक फ्लॉलेस पाठ लगे और उसके अंतर्गत ऐसा महसूस हो कि मूल पाठ जैसा ही उसमें पढ़ते हुए उसके अंदर कोई हिचकी नहीं आई या कोई अटकन नहीं आई। पर इसका अर्थ ये कहीं नहीं है कि अनुवादक या अनुवादिका ने उसके अंतर्गत जिन शब्दों का प्रयोग किया है या जो अवधारणागत जो अस्पष्टताएं हैं वह पकड़ में आने का इसके अंतर्गत कोई जो मैकेनिज्म है नहीं दिखाई देता। तो ये भी पूरी तरह से एक सस्वर पाठन अपने आप में केवल एकमात्र आधार के रूप में एक संपूर्ण या एक सार्थक या कहा जाए कि एक अपने आप में एक पूर्ण पद्धति या पूर्ण आधार नहीं है। वाचन परीक्षण की ये पद्धति सिद्धांत रूप में तो अच्छी लगती है, किंतु व्यवहारिक रूप में एक लंबी प्रक्रिया है। इसमें एक व्यक्ति की राय पर निर्भर न रहकर अनेक व्यक्तियों की राय उभर आती है और उसमें भिन्नता की संभावना रहती है। इसमें विभिन्न पद्धतियों के अपने ज्ञान और उनकी अभिव्यक्ति क्षमता का
पता तो विभिन्न व्यक्तियों के अपने ज्ञान और उनकी अभिव्यक्ति क्षमता का पता तो चल सकता है, किंतु अनुवाद की कमियों की जानकारी नहीं मिल पाएगी, जिसकी ओर कि हमने संकेत किया था कि अनुवाद की जो कमियां हैं या तथ्यगत कमियां हैं या शब्दों के सही चयन की जो कमियां हैं, मूल पाठ से मिलान की जो कमियां हैं, वह कमियां हम इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सस्वर पाठन के माध्यम से आपने उसकी लय और प्रवाहमयता की जाँच तो कर ली और उसकी संप्रेषणता की जांच भी यथासंभव हो गई, किंतु जो उसमें जो तथ्यगत जो त्रुटियां आई हैं उनकी जांच इस पद्धति के अंतर्गत नहीं की जा सकती और ना ही अनुवाद के विभिन्न शैलीगत रूपों का पता चल पाएगा। यानी मूल पाठ की जो एक अपनी शैली है, अनुवाद की अपनी जो शैली है, उसका भी पूरी तरीके से इससे जाँच नहीं हो पाएगी। तो ये भी एक तरह से बहुत सफल पद्धति नहीं है। उत्तम अनुवाद से तुलना, ये जो चौथा प्रकार बताते हैं, उत्तम अनुवाद से तुलना अर्थात तुलनात्मक परीक्षण। किसी उत्तम अनुवाद से तुलना करते हुए अनुवाद का मूल्यांकन करना भी एक निर्णायक आधार मान लिया गया, जिसके चयन के लिए कुछ सक्षम निर्णायकों की राय ली जाती है और इसी के आधार पर विशिष्ट पाठक वर्ग से अनुदित पाठ से संबद्ध प्रश्न भी पूछे जाते हैं। उत्तम अनुवाद का चयन तथा अनुदित पाठ के साथ उसकी साम्यता का प्रश्न यहाँ महत्वपूर्ण माना जाता है। तो उत्तम अनुवाद भी एक कह सकते हैं कि कुछ संदर्भ में हम इसे कुछ हद तक इसे हम एक सफल पद्धति मान सकते हैं, कुछ हद तक इसे सार्थक मान सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो ये उतनी सफल, या जैसा कि शुरुआत में ही कहा कि अनुवाद मूल्यांकन को लेकर कोई तय पद्धति या कोई तय आधार अभी तक निर्मित नहीं हो पाया। तो उसके अंतर्गत देखा जाए तो ये जो विभिन्न प्रकार जो जिसका कि जिक्र नायडा और टेबर करते हैं, जिसके अंतर्गत वे बोधन की बात करते हैं, उत्तम अनुवाद से तुलना की बात करते हैं, सस्वर पाठ की तुलना, सस्वर पाठन या वाचन परीक्षण की बात करते हैं, तो ये सारी पद्धतियाँ या जो अनुवाद के जो विभिन्न मूल्यांकन के जो विभिन्न आधार हैं, कुछ संदर्भों में या कुछ किसी खास पाठ के संदर्भ में या किसी खास उद्देश्य के संदर्भ में हम देखते हैं तो ये सफल है, लेकिन इसे हम एक होलिस्टिक पद्धति या एक होलिस्टिक अनुवाद मूल्यांकन की एक पद्धति मान लें, ये पूरी तरह से संभव नहीं है, क्योंकि इन सब की अपनी अपनी कुछ सीमाएँ हैं। ये सभी पद्धतियाँ उपयोगी होते हुए भी व्यवहारिक दृष्टि से अनुवाद का मूल्यांकन करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है, क्योंकि इस संबंध में जो भी प्रयोग किए गए वे या तो बहुत सीमित थे या बहुत कृत्रिम और जटिल। ये सभी मूल्यांकन पद्धतियाँ वस्तुनिष्ठ होने की अपेक्षा व्यक्तिनिष्ठ अधिक है। हमने सभी में देखा, चाहे वह सस्वर पाठन हो, चाहे उत्तम पाठ से तुलना हो, चाहे उससे पहले बोधन हो और उससे पहले जो एक अन्य प्रकार की हमने चर्चा की, इन सभी चारों प्रकारों में ये सभी पद्धतियाँ वस्तुनिष्ठ नहीं हैं। यदि मूल्यांकनकर्ता किसी खास तरह के बायस से या किसी खास तरह के पक्षपात से ग्रसित है, चाहे पुनरीक्षक के प्रति या अनुवादक या अनुवादिका के प्रति, तो वह एक उसमें उसका जो अपनी व्यक्तिगत जो द्वेष है या व्यक्तिगत जो एक खास तरह का संबंध है, वह कहीं ना कहीं उसमें आ जाएगा। तो ये जो सभी अनुवाद के मूल्यांकन की जो पद्धतियाँ बताई गई हैं, वस्तुनिष्ठ जिसे कहा जाए पूरी तरह तटस्थ पद्धतियाँ नहीं हैं और मूल पाठ से उनका कोई संबंध नहीं रखा गया, जिससे जांच करने पर सही एवं सटीक को खोज निकालने में सुविधा हो। इन पद्धतियों में बोधगम्यता की मात्रा को ध्यान में रखकर मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन अच्छे अनुवाद का मूल्यांकन मूल पाठ को बिना ध्यान में रखे सही नहीं हो सकता। यानी जब हम मूल्यांकन करें तो बोधगम्यता के साथ संप्रेषणीयता और उसके जो एक तरह से संपूर्ण पाठ की जो अपेक्षा है, उसमें सभी महत्वपूर्ण तत्व यानी कि तथ्यगत दृष्टि से भी वे सही हो, बोधगम्य भी हो, संप्रेषणीय भी हो। इन परीक्षणों से पाठ की बोधगम्यता, प्रभावशीलता, स्वाभाविकता आदि की जांच तो की जा सकती है, लेकिन गुणवत्ता को सही नहीं नापा जा सकता, क्योंकि गुणवत्ता की जांच के लिए पाठों का, दोनों ही पाठों का मिलान करना प्रत्येक दृष्टि से, तथ्यगत दृष्टि से, कथ्यगत दृष्टि से, और उसकी जो शैली है, उसका जो प्रवाह है, उसकी जो पूरा एक तरह से एक होलिस्टिक पाठ की जो अपेक्षाएं की जाती है, उन सभी तत्वों पे मिलान की ज़रूरत है और उसके आधार पर मूल्यांकन या मूल्यांकन की जो रिपोर्ट है या जो उस पर जो टिप्पणी है वो तय की जाती है। इसके अतिरिक्त इन पद्धतियों की प्रतिक्रिया स्वरूप अनुवाद मूल्यांकन में जो विचारधारा विकसित हुई, उसमें पहली बार मूल पाठ के महत्व को समझते हुए अनुदित पाठ का मूल्यांकन करने की विधियाँ प्रस्तावित की गई। जैसे ये सुझाव दिया गया कि मूल का विश्लेषण किया जाए तो विभिन्न अनुवादों का मूल्यपरक वर्गीकरण किया जा सकता है। अब जो महत्वपूर्ण जिस और सुझाव की जिसका जिक्र किया जा रहा है, इसमें मूल पाठ से तुलना करते हुए उसका विश्लेषण किया जाना, ताकि उसका जो सही विश्लेषण है या उसका जो सही मूल्यांकन वह हो सके। इस दृष्टिकोण का सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्थित अध्ययन जुलियाना हाउस ने किया। इन्होंने मूल पाठ के विश्लेषण के लिए दो प्रमुख आधार माने, पहला भाषा प्रयोक्ता और दूसरा भाषा प्रयोग। भाषा प्रयोक्ता जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा प्रयोक्ता से संदर्भ यहाँ
रचनाकार से है और रचनाकार के अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से है। यानी कोई रचनाकार यदि मान लीजिए कि चाहे कोई ज्ञानात्मक साहित्य ही हो, लेकिन अगर भाषा प्रयोगता किसी खास भाषा विशेष क्षेत्र से या किसी खास भौगोलिक परिवेश से आ रहे हैं जिसकी अपनी कुछ भाषागत विशेषताएं हैं और वह कहीं पाठ में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, तो उसके यहाँ भाषा प्रयोगता के रूप में उसकी ओर संकेत किया जा रहा है। यानी भाषा प्रयोगता का प्रादेशिक आधार, उसका सामाजिक वर्ग तथा काल संबंधित तत्वों को विश्लेषित किया जाना। यानी इसके अंतर्गत भाषा प्रयोगता की जो अपनी एक बैकग्राउंड है, उसकी जो अपनी पृष्ठभूमि है, उसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाना। और दूसरा है भाषा प्रयोग, यानी जिस भाषा का प्रयोग किया गया, भाषा माध्यम, सहभागिता का स्तर, सामाजिक भूमिका और विधापरक तत्वों को आधार बनाते हुए मूल आधार पर तथा अनुदित पाठों के शैलीगत पार्श्विक तैयार किए जाते थे और उनकी तुलना के आधार पर अनुदित पाठ का मूल्यांकन किया जाता था। तो ये जो दो प्रकार जुलियाना हाउस बताते हैं भाषा प्रयोगता और भाषा प्रयोग के संदर्भ में, जो जिसमें से पहला लेखक या जो मूल रचनाकार केंद्रित है और जो भाषा प्रयोग जो उसके द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, तो उन दोनों के आधार पर मूल्यांकन की बात या मूल्यांकन की ओर संकेत करते हैं। और खासतौर पर मूल पाठ को पहली बार इस पर चर्चा की गई कि मूल पाठ का विश्लेषण करते हुए अनुवाद का मूल्यांकन किया जाए। अनुवाद व्यवहार के लंबे इतिहास में अनुवाद मूल्यांकन का इतना विस्तृत और सुव्यवस्थित प्रारूप पहले उपलब्ध नहीं था, किंतु इस प्रारूप में भी एक मूलभूत दोष है जो इसकी व्यवहारिक उपयोगिता से संबंधित है। इस प्रारूप के आधार पर मूल तथा अनुदित पाठ का शास्त्रबद्ध विश्लेषण अपने आप में ही एक जटिल समस्या थी। तो यानी कि मूल केंद्रित जो उसकी मूल्यांकन की पद्धति है, उसकी अपनी सीमा ये है कि वह व्यवहारिक न होकर मूल पर ही ज़्यादा केंद्रित है। तो किस प्रकार जो हमने अभी तक विभिन्न आधारों की बात की कि जो नाइडर और टेबर जो बोधगम्यता या सस्वर पाठन और जो अन्य दो प्रकारों का वे जिक्र करते हैं, उसके अंतर्गत उसकी अपनी क्या सीमाएं हैं। और फिर जुलियाना हाउस ने जो अनुवाद के जो दो विभिन्न आधार बताएं, उनकी अपनी मूल पर केंद्रित होने के बावजूद उसकी अपनी कौन कौन सी सीमाएं हैं। अनुवाद मूल्यांकन के उभरते हुए क्षितिजों में से एक उपयोगी घटना अनुवाद दोष विश्लेषण के रूप में सामने आई। इसके प्रणेता थे अनुवाद के दो विशेषज्ञ ब्रिस्लिन और बेरिक। इस संकल्पना की मुख्य मान्यता कोडीकरण और विकोडीकरण की दोहरी प्रक्रिया पर आधारित थी और इसका उपादान था पुनरानुवाद। जब हम अनुवाद मूल्यांकन भाग 1 में जब हम जिक्र कर रहे थे और अनुवाद की जो दो विभिन्न पद्धतियों की हमने इसमें चर्चा की थी, जिसमें पहली पद्धति पुनरानुवाद आधारित प्रक्रिया थी और दूसरी थी अनुक्रिया आधारित जो पद्धति थी अनुवाद की, उसमें हमने पुनरानुवाद पर चर्चा की थी। अब हम यहाँ चर्चा करेंगे कि ब्रिस्लिन और बेरिक द्वारा सुझाई गई जो अनुवाद की पद्धति है, जो अनुवाद का आधार है, उसकी अपनी विशेषताएं क्या क्या हैं और उसकी अपनी सीमाएं क्या क्या हैं, जिसके माध्यम से पुनरानुवाद की जो ये पद्धति है उसमें क्या अपने दोष हैं और क्यों पूरी तरह से सफल पद्धति या सफल आधार के रूप में स्वीकृत नहीं है। पुनरानुवाद की पद्धति में जैसा कि आपको बताया गया कि पुनरानुवाद के अंतर्गत मूल पाठ, अब यहाँ पाठ देखेंगे, जो मूल पाठ यानी जो ओरिजिनल लैंग्वेज या ओरिजिनल जो टेक्स्ट है वह उसका पहले अनुवाद होता है। यानी भाषा 1 से भाषा 2 में, भाषा 1 के पाठ का भाषा 2 में जब अनुवाद किया जाता है और फिर भाषा 2 के अनुवाद को फिर भाषा 1 में अनुवाद करके उसकी जांच की जाती है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक पाठ अनुदित पाठ को पुनरानुवाद किया जाता है, उसके माध्यम से उसकी जांच की बात की जाती है। उसका ये संदर्भ है ब्रिस्लिन और बेरिक जो बताते हैं कि जो भाव भाषा 1 में कोडीकरण करते हुए, कोडीकरण जब हम उसे कोड करते हुए या उसकी एक भाषा से दूसरी भाषा की कोड में उसे ढालते हुए उस प्रक्रिया का उस जिक्र है। जो भाव भाषा 1 में कोडीकरण करते हुए पाठ 1 के रूप में लेखक द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, वे विकोडीकरण करने के बाद किसी दूसरी भाषा में अनुवादक द्वारा कोडीकृत किए जाते हैं। यानी एक पाठ जो एक कोड में लिखा गया है उसे पहले उसका विकोडीकरण करते हैं अनुवादक, उसको यानी उसका अर्थ प्राप्त करते हैं और फिर उसे अपनी भाषा में जब उसको लिखते हैं तो उसे पूर्ण कोडीकरण यानी अपनी भाषा में यानी लक्ष्य भाषा में उसका कोडीकरण होता है। इस लक्ष्य भाषा से जो पुनः कोडीकरण यानी जिसे हम पुनरानुवाद के संदर्भ में कह रहे हैं, जो पहली भाषा के अंतर्गत लौटने की प्रक्रिया है, उसका जिक्र यहाँ ब्रिस्लिन और बेरिक करते हैं कि ऐसे अनुदित पाठ में व्यक्त भावों को विकोडीकृत करते हुए वही अन्य अनुवादक पुनः कोडीकृत कर देते हैं। फलस्वरूप मूल्यांकक के पास मूल भाषा के 2 पाठ उपलब्ध हो जाते हैं, पहला वह जो ओरिजिनल था और दूसरा वह जो अनुवाद का पुनरानुवाद किया गया। तो इस प्रकार एक ही भाषा के 2 पाठ उनके पास हो जाते हैं, एक मूल पाठ तथा दूसरा है पुनरानुवाद द्वारा प्राप्त पाठ। इन दोनों की तुलना करने के बाद ब्रिस्लिन और बेरिक ने प्रस्तावित किया कि विषम तत्वों को 4 वर्गों में रखा जाता है। यानी इनके अंतर्गत जो गैप देखे गए या जो परिवर्तन आया उनको 4 आधार पर देखा गया कि कई बार
जब पाठ को पुनर्अनुवाद किया गया तो उसमें कुछ अतिरिक्त जुड़ गया, जिसे वृद्धि के संदर्भ में देखा जा सकता है। दूसरा, उसमें से कुछ लेस हो गया, कुछ छूट गया, इसे हम लोप कहते हैं। तीसरा है स्थानापत्ति, जिसमें एक पाठ की जगह पर कहीं ना कहीं स्थान की क्रम की गड़बड़ हो गई। और चौथा है संरचना की विकृति, यानी जिस खास संरचना में पाठ को कहा गया था वे एक बार विकोडीकृत होकर दूसरी भाषा में कोडीकृत होने के बाद फिर जब पुनः कोडीकरण जब उसका हुआ तो उसके अंतर्गत उसकी जो संरचना थी वह भी कहीं ना कहीं हिल गई या उसमें विचलन आ गया। तो इस पद्धति के अंदर जो महत्वपूर्ण 4 दोषों का, जिस दोष विश्लेषण की बात बैरिक और इसने की है, बैरिक और जो अन्य चिंतक है बिस्लिन, इन्होंने की है, उसके अंतर्गत तो इन 4 दोषों की बात करते हैं, वृद्धि, लोप, स्थानापत्ति और संरचना। इन दोनों के अनुसार इन आधारों पर अनूदित पाठ का मूल्यांकन अच्छी तरह से किया जा सकता है। उन्होंने इस प्रक्रिया के कुछ अन्य लाभ भी बताए हैं, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति भी अनुवाद का मूल्यांकन कर सकता है या कर सकती है जिसे ना तो अनुवाद का कुछ ज्ञान हो और ना ही लक्ष्य भाषा का। यानी पुनर्अनुवाद के माध्यम से जब पाठ जब दोबारा लौट कर आएगा तब उन दोनों में केवल मिलान कर लिया जाए, उनकी जांच कर ली जाए, कहाँ छूट गया, कहाँ जुड़ गया। तो इसमें किसी ज़रूरी नहीं कि एक अनुवादक या कोई एक्सपर्ट की ही ज़रूरत हो, तो इसके वे संकेत करते हैं। दूसरा, इस प्रविधि से अनुवाद प्रक्रिया का आंतरिक पक्ष भी स्पष्ट हो जाता है। तीसरा, अनुद्य रचना के लिए कुछ निश्चित आधार बनाए जा सकते हैं, अर्थात किसी रचना के अनुवाद प्रक्रिया में से गुजरने से पहले ही यह देखा जा सकता है कि सामान्य रूप से किस प्रकार के अंश लोप या विकृति के शिकार हो सकते हैं। जैसा कि हमने संदर्भ के मैंने पिछले थोड़ा पहले जब हम चर्चा कर रहे थे कि जो सामाजिक सांस्कृतिक जो प्रयुक्तियाँ हैं वे जब अनुवाद होकर एक भाषा से दूसरी भाषा में जाते हैं तो कहीं ना कुछ लोप तो उसमें हो जाता है। फिर जब उसका एक तरह से पुनः अनुवाद किया जाए तो ये जो सामाजिक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है, इस 2 बार इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद वे कहीं ना कहीं विकृत हो जाती हैं और फिर उसमें लोप हो जाने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। तो उनका कहना है कि यहाँ पर ऐसे शब्दों को या ऐसे क्षेत्रों को पहले से ही अंकित किया जा सकता है जहाँ लोप या विकृति की गुंजाइश है, और इनसे बचने के लिए पहले ही संपादन करते हुए आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं। ये बिस्लिन और बैरिक द्वारा सुझाई गई पद्धति है, पर उसकी कुछ सीमाएं हैं जिसका जिक्र भाषाविद रघुनाथ राव ने किया। रघुनाथ राव के अनुसार पुनर्अनुवाद का उपयोग अनुवाद मूल्यांकन के लिए कुछ सीमा तक तो किया जा सकता है, किंतु पुनर्अनुवाद मूल कृति नहीं है और न ही मूल कृति के समकक्ष हो सकती है। यानी जब हम पुनर्अनुवाद को आधार मान के अनुवाद की जांच कर रहे हैं तब हमें ये मानना होगा, इसे स्वीकारना होगा कि वे मूल पाठ नहीं है, बस 2 बार इस प्रक्रिया से गुजरकर इस यहाँ तक पहुँचा है, इसलिए ये आधार नहीं हो सकता है। पुनर्अनुवाद के आधार पर अनुवाद का मूल्यांकन करना पूरी तरीके से दोष रहित नहीं होगा और वह अनुवाद को भी विचलित करेगा, और अनुवाद पर जो मूल्यांकनकर्ता की जो टिप्पणी होगी वे अनुवाद के साथ या अनुवादक के साथ एक तरह का अन्याय होगा, क्योंकि वे पुनर्अनुवाद को आधार मानकर जो कई बार इस प्रक्रिया से गुजरकर मूल भाषा में पहुंचा है, एक सही आधार नहीं हो सकता। इस विधि से दोहरा क्षय होता है, यानी दूसरा नुकसान 2 बार नुकसान होता है, और दोबारा प्राप्त की हुई कृति में इस संभावना का ध्यान रखा जाना चाहिए। पार्ट 1 का अनुवाद करते समय कुछ अनिवार्य नुकसान तो यानी क्षय तो होगा ही, जिसके उपरांत पार्ट 2 प्राप्त होगा, यानी कि पहला अनुवाद। और यदि पार्ट 2 का पुनर्अनुवाद किया जाए, यानी कि फिर से उसे मूल भाषा में लाया जाए, तो अनुवाद का अनिवार्य क्षय होने के बाद ही पार्ट 1 प्राप्त होगा। यानी अपनी मूल भाषा में पुनर्अनुवाद के बाद जब पाठ पहुँचेगा तो उसमें क्षय होना लगभग कहा जाए कि निश्चित ही है, क्योंकि जब पहले भाषा से जब दूसरी भाषा में अनुवाद हुआ था तभी उसमें सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से, अभिव्यक्ति की दृष्टि से, शैली की दृष्टि से, भाषागत दृष्टि से कुछ ना कुछ लोप हुआ होगा, कुछ ना कुछ ज़्यादा जुड़ गया होगा, यानी भाव कहीं ना कहीं विचलित हुआ होगा। लेकिन जब उसी को हम दोबारा उस प्रक्रिया से जब हम गुजारते हैं तो उसमें ये प्रक्रिया ये तय हो जाता है कि जब 2 बार कोई पाठ विचलित हुआ है, 2 बार एक पाठ इस प्रक्रिया से गुजरा तो उसमें कुछ ना कुछ नुकसान अवश्य हुआ होगा। अतः अनुवादक 1 के कार्य का मूल्यांकन करते समय भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अनुवादक 2 की स्थिति कैसी है। यदि अनुवादक 2 यानी जिसने पुनर्अनुवाद किया है, यदि उसमें कोई त्रुटि है, यदि उसमें कोई कमी है, तो उसकी कमी का खामियाजा अनुवादक 1 यानी जो मूल पाठ से जो अनुवाद होकर आया है पाठ, लक्ष्य पाठ, उसे भुगतना पड़ सकता है। इसलिए दोनों की क्वालिटी को चेक करना और ये सुनिश्चित करना कि जो पुनर्अनुवाद कर रहे हैं वे सही से न्याय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यह भी संभव है कि वे पार्ट 2 का अनुवाद करते समय उसे मूल से बेहतर बना दे या अधिक विकृत कर दे, जिसमें अनुवादक का अपना कोई दोष नहीं है। तो ये पुनर्अनुवाद की सीमाएं हैं जिसका जिक्र करते हैं रघुनाथ राव, जिन्होंने इस पद्धति में के गुणों के साथ साथ उसके दोषों की ओर भी संकेत किया कि किस प्रकार ये
अनुवाद की जो पूरी पद्धति है और अनुवादक के जो अपना कंट्रीब्यूशन है उसे किस तरह से नुकसान पहुंचाती है, या उसे एक तरह से जो अनुदित पाठ की जो क्वालिटी का जो असेसमेंट जिसकी अपेक्षा की जा रही है पुनर्नुवादक से या मूल्यांकनकर्ता से, वह कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा कहीं उसमें विकृति ना आ जाए या उससे ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। अब हम नायडा के प्रारूप पर आते हैं। नायडा, ब्रिसलिन और बैरिक के प्रारूप का प्रयोग करते हुए केंद्रीय हिंदी संस्थान में कुछ लघु शोध प्रबंध तैयार किए गए, जिनमें इस मूल संकल्पना का संशोधित रूप प्रस्तुत किया गया। संकल्पना के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया में जिन दोषों का हमने जिक्र किया था, वृद्धि, लोप, स्थानापत्ति और विकृति के संभावित दोषों को नायडा द्वारा प्रस्तावित अनुवाद प्रक्रिया के प्रारूप, यानी अनुवाद प्रक्रिया के प्रारूप, जिसमें हमने 3 चरणों की बात की थी, विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन, जो नायडा द्वारा प्रस्तावित अनुवाद प्रक्रिया का प्रारूप है। अनुवाद प्रक्रिया के अंतर्गत ढालकर उस पर बात करने की बात की गई, जिसके अंतर्गत उक्त चारों प्रकारों के दोषों को विश्लेषण, अंतरण तथा पुनर्गठन के चरणों में खोजने का काम अनुवाद मूल्यांकन का मुख्य आधार मान लिया गया। यानी नायडा का जो प्रारूप था अनुवाद प्रक्रिया का, उसके आधार पर मूल्यांकन करने की प्रक्रिया के लिए को एक तरह से संस्तुत किया गया। ये मूल्यांकन किसी निकष अनुवाद की तुलना के आधार पर किया जाता है, यानी आदर्श अनुवाद की तुलना के आधार पर किया जाता है। निकष अनुवाद वस्तुतः आदर्श अनुवाद भी माना जा सकता है, किंतु सर्वश्रेष्ठ या उत्कृष्ट अनुवाद नहीं। अर्थात जिस अनुवाद के आधार पर किसी अनुदित कृति का मूल्यांकन किया जाए वह उस संदर्भ में आदर्श होगा, चाहे इसका अस्तित्व भौतिक हो अथवा मानसिक। तो अब इसके अंतर्गत जो नायडा की जो 3 जो चरण है उसके अंतर्गत हम देखेंगे मूल्यांकन प्रक्रिया किस प्रकार विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन पर कसकर देखी जा सकती है, उस पर हम तीनों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इस पद्धति से मूल्यांकन काफ़ी सरल और सहज हो सकता है, जैसे कि विश्लेषण के स्तर पर ये माना जा सकता है कि अनुवादों को मूल पाठ का भाषागत शैली तथा कथ्यपरक बोधन हो गया। यानी जब हम विश्लेषण करते हैं, जब अनुवादक जब विश्लेषण करते हैं तो उस विश्लेषण की प्रक्रिया के आधार पर जब मूल्यांकन करता उस पाठ का विश्लेषण करते हैं, अनुदित पाठ का, तब उस विश्लेषण के माध्यम से वे मूल से उसकी तुलना करते हुए इस निष्कर्ष तक पहुँचते हैं कि जब अनुवादक ने इस पाठ का विश्लेषण किया, यानी जब अनुवाद से पहले की जब उन्होंने तैयारी की, तो क्या वह तैयारी उसकी सही थी या नहीं, क्या वह भाषागत दृष्टि से, शैली की दृष्टि से और कथ्यपरक दृष्टि से पाठ को समझ पाए थे या नहीं। इस चरण में यदि अनुदित रचना में कोई दोष पाया जाता है तो उसका अर्थ है कि अनुवादक को मूल पाठ समझ ही नहीं आया। यानी विश्लेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत ये तय हो जाता है कि पाठ की प्रकृति या अनुदित पाठ की जो क्वालिटी होगी या जो गुणवत्ता होगी वो किस प्रकार की होगी। तो मूल्यांकनकर्ता भी उसी प्रक्रिया को, जो नायडा का जो प्रारूप है, उसी प्रक्रिया को आधारित बनाकर इसकी जाँच करे कि विश्लेषण सबसे पहले वे पाठ को इस तरीके से देखें, अनुदित पाठ को, कि जो विश्लेषण अनुवादक ने जब किया होगा तो क्या वो विश्लेषण के अंतर्गत वो तीनों स्तरों पर, भाषा, शैली और कथ्य की सृष्टि पर उसे पाठ का बोधन हो पाया या नहीं हो पाया। वे अपने बोधन की क्षमता में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए मूल में अनावश्यक रूप से कुछ ऐसी सूचना प्राप्त करते हैं जो वहाँ है ही नहीं, यानी वृद्धि कर देते हैं या किसी अंश को छोड़ देते हैं। ये अनुवादक की सीमाओं की ओर संकेत है। यदि ये अनुवादक के अंतर्गत ये सीमाएं होंगी कि उसमें पाठ को समझने की दृष्टि से उसमें अधिक जोर दे रहे हैं या कुछ हटा दे रहे हैं या उसके साथ किसी तरह की विकृति आ जा रही है, तो यानी कि बोधन की दृष्टि से ही पाठ का, ये विश्लेषण की दृष्टि से ही पाठ तरीके से समझ नहीं आया अनुवादक को और उसमें वहीं से त्रुटियाँ होनी शुरू हो गई। मूल पाठ की बिल्कुल समझ ना आने के कारण अनुवादक विकृति दोष भी पैदा कर सकते हैं। इस स्तर पर पाए जाने वाले अनुवाद दोषों की संख्या अधिक होने पर यह भी माना जा सकता है कि ऐसा अनुवादक अपने कार्य में इसलिए अक्षम है कि उसे मूल भाषा का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। दोनों ही स्तरों पर हो सकता है कि मूल भाषा का उसे पूरी तरह ज्ञान नहीं है, यानी मूल भाषा के अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का ज्ञान नहीं है, और दूसरा कई बार उसे विषय की सही जानकारी नहीं है। इसलिए जिस तरह का अनुवाद किया जाना था या विश्लेषण की दृष्टि से जब उस पाठ को, कथ्य की दृष्टि से जब उसकी जांच कर रहे थे तो उस जांच के दौरान उस पाठ के भाव तक ही नहीं पहुंच पाए। इस कारण कहीं उसमें विकृति दोष आया है, कहीं उसमें अधिक आ गया है, कहीं उसमें कुछ छूट गया है। यानी कि पूरी तरह से जो अनुवाद होना चाहिए था, संकल्पनागत जो अनुवाद जो होना चाहिए था, संकल्पनागत जो संप्रेषण होना चाहिए था, वो पूरी तरह से नहीं हो पाया। तो उसी प्रारूप को अप्लाई करते हुए हम विश्लेषण के आधार पर हम सबसे पहले देखते हैं कि मूल्यांकन करता है किस प्रकार विश्लेषण की स्टेज पर अनुवादक की जो गुणवत्ता है, अनुवादक की जो अपने दोष और गुण हैं और अनुवाद की जो गुणवत्ता है उसकी जांच करते हैं। दूसरा स्तर है अंतरण का स्तर। अंतरण के स्तर पर उक्त दोषों के पाए जाने से सूचना मिलती है कि अनुवादक अपने कार्य में अभी कुशल नहीं हो पाया है। बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि पाठ का विश्लेषण की प्रक्रिया में, यानी बोधन की प्रक्रिया में, जिसको हम न्यूमार्क के शब्द का इस्तेमाल करें, प्रक्रिया न्यूमार्क जो प्रक्रिया बताते हैं, बोधन शब्द का प्रयोग करते हैं कि बोधन के अंतर्गत किस प्रकार वे
जब बोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत यानी विश्लेषण के अंतर्गत ही जब उसे पाठ स्पष्ट ही नहीं हुआ तो अंतरण में तो त्रुटियां आएंगी ही आएंगी। तो उक्त दोषों के पाए जाने से सूचना मिलती है कि अनुवादक अपने कार्य में कभी अभी कुशल नहीं हो पाए हैं, उन्हें दोनों भाषाओं में सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई हो रही है। मूल्यांकन की दृष्टि से ये दोष उतने गंभीर नहीं माने जा सकते जितने विश्लेषण स्तर पर पाए जाने वाले दोष हैं, क्योंकि अगर विश्लेषण के स्तर पर यदि चूक हो चुकी है तो अंतरण के स्तर पर चूक होना स्वाभाविक है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण चरण जिसका नायडा जिक्र करते हैं और मूल्यांकन के संदर्भ में हम यहाँ देखेंगे, पुनर्गठन के स्तर पर यदि ये दोष पाए जाते हैं तो इससे सिद्ध हो जाता है कि अनुवादक को लक्ष्य भाषा का समुचित ज्ञान नहीं है और इस कमी को अनुवादक से इतर कोई दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है। सामान्य रूप से ये कार्य पुनरीक्षण के स्तर पर भी हो सकता है कि अनुवादक ने ये सही किया हो, पुनरीक्षक के अपनी अभाव के कारण क्षमता के अभाव के कारण उन्होंने इसमें कुछ परिवर्तन कर दिए हों। इतना ही नहीं, यदि पुनर्गठन के स्तर पर पहुंचते हुए अनुदित पाठ में कोई प्रयुक्ति संबंधी दोष रह गया हो तो उसे पुनरीक्षण द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। अतः इस स्तर पर पाए जाने वाले अनुवाद दोष सतही माने जा सकते हैं। इस प्रकार इस प्रक्रिया में न केवल अनुवाद प्रक्रिया में होने वाले दोषों के आधार पर अनुदित कृति का मूल्यांकन हो सकता है, अपितु उनके समाधान के लिए आवश्यक दिशाओं का निर्धारण भी हो सकता है। तो हमने देखा कि जो विभिन्न अनुवाद के जो विभिन्न पद्धतियां हैं, अनुवाद के जो विभिन्न आधार जो अलग अलग चिंतकों ने सुझाया, जिनमें नायडा और टेबर का बोधन था, सस्वर पाठन था, उत्तम पाठ से तुलना था और एक अन्य जो प्रकार था जिसका वे जिक्र करते हैं। उसके अलावा जुलियाना हाउस ने भाषा प्रयोगता और भाषा प्रयोग के जिक्र किया, ब्रेसलिन और बेरिक ने पुनर्नुवाद का जिक्र किया और उसके बाद जब उस पर जब चर्चा हुई तो नायडा के प्रारूप को आधार बनाकर नायडा के प्रारूप के जो 3 महत्वपूर्ण चरण है, विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन, उसके आधार पर एक तरह से प्रस्तावित किया गया कि जब अनुवाद का मूल्यांकन करें तो इन तीनों स्तरों पर पाठ को कस कर देखें और ये तय करें कि अनुवाद की प्रक्रिया के अंतर्गत अनुवादक या पुनरीक्षक ने कौन कौन सी चूकें कर दी हैं और क्या उनके जो आधार थे वे क्या थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि अनुवाद मूल्यांकन के जो आधार हैं या अनुवाद मूल्यांकन की कोई तय पद्धति अभी तक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद नायडा के प्रारूप का आधार बनाकर ये प्रस्तावित किया गया है कि इस आधार पर अनुवाद का मूल्यांकन किया जाए और उसके माध्यम से एक बेहतर पाठ का निर्माण किया जा सके। धन्यवाद, नमस्कार।